हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मैलिग्नेंट। ये बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरे मूवी के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में सीमियन रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पर हम डॉक्टर वीवर को देखते हैं जो अपने गैब्रियल नाम के साइकेट्रिक पेशेंट के बारे में बता रही होती है कि गैब्रियल दिन ब दिन ताकतवर व मलिशियस होता जा रहा है और अब तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में करने लगा है और वो रेडियो स्पीकर्स एटसेट्रा पर अपने थॉट्स ब्रॉडकास्ट करने लगा है और अब उसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ये सारी बातें वो कैमरा में रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि तभी उनका एक कॉलीग मिस्टर विक्टर वहाँ पर आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि गैब्रियल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और सारी मशीन को कंट्रोल कर रहा है और उसने काफ़ी सारे स्टाफ के लोगों को भी मार डाला है। तब एक गार्ड वहाँ पर आकर ट्रैंक्विलाइजर से गैब्रियल को शूट करके उसे सीडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है गैब्रियल उसे बुरी तरह से घायल कर देता है कि सबके उसके पास जाने की हिम्मत ही छूट जाती है। तब अंत में डॉक्टर वीवर किसी तरह हिम्मत करके ट्रैंक्विलाइजर से गैब्रियल को सीडेट करके उसे बेहोश कर देती है और हम गैब्रियल के पैरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैब्रियल एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसमें ताकत शैतानों जैसा है क्योंकि उसके पास जन्म से ही कुछ स्पेशल पावर्स थे। और उस वक्त वो रेडियो के ज़रिए डॉक्टर से कहता है कि वो उन सबको मार डालेगा। तब डॉक्टर वीवर ये डिसाइड करती है कि अब बहुत हुआ, गैब्रियल से सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती और अब समय आ गया है कि हमें उस कैंसर को कट आउट करना ही होगा। जहाँ पर हमें ऑपरेशन सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 27 साल बाद, जहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम मैडी होता है, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और मैडी उस वक्त ऑफिस से अपने घर लौट आई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसके एब्यूजिव हस्बैंड डेरिक को उसका घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैडी रेस्ट करने के लिए टीवी ऑफ कर देती है तब डेरिक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और मैडी को प्रेगनेंसी को लेकर आर्ग्यू करने लगता है इस बात से कि मैडी का 3 बार मिसकैरेज हो गया है और इस बार भी वही होगा। तब अपने बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हुए डेरिक को देखकर वो उसे धक्का दे देती है। इसलिए तब गुस्से में डेरिक मैडी का सर इतने ज़ोर से दीवार पर दे मारता है कि मैडी बुरी तरह से हर्ट हो जाती है और वो ब्लीड भी करने लगती है। तब जैसे ही डेरिक कमरे से बाहर आइस लाने के लिए जाता है, मैडी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है ताकि डेरिक दोबारा से उस पर हमला न कर पाए। और ये इसका रोज़ का मामला था, लेकिन फिर भी मैडी उसके साथ रह रही थी। और इसके बाद दोनों सो जाते हैं, डेरिक सोफे पर और मैरी अंदर बेड पर। और उनके सोने के बाद ही डेरिक कुछ आवाज़ें सुनकर वापस से उठ जाता है क्योंकि किचन में अचानक से मिक्सर चालू हो जाता है और उसके आने पर फ्रिज भी खुल जाता है। लेकिन जब वो देखता है तो किचन में कोई भी नहीं होता और तभी हॉल में अचानक से टीवी भी चालू हो जाती है। और उस वक्त अंधेरे में डेरिक सोफे पर किसी को बैठा हुआ देखता है, लेकिन लाइट जलाते ही वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी हम उस परछाई को डेरिक के पीछे खड़ा देखते हैं जो उसी क्षण डेरिक पर हमला कर देती है। और यहाँ बेड पर पड़े पड़े मैडी उस दृश्य को देख रही हो, शायद विजन के जरिए या ड्रीम्स में। और वो तब बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो डेरिक को चेकअप करने के लिए जाती है कि कहीं सचमुच में तो किसी ने डेरिक पर हमला तो नहीं कर दिया। और वो जो कोई भी था, जब मैडी वहाँ पर पहुँचती है वो उसे देखते ही उसकी भी जान के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ता है, मैडी तब झटके से फ्लोर पर गिर जाती है और बुरी तरह से हर्ट हो जाती है। और तब दूसरी ही पल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और वही लोग मैडी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जहाँ पर होश में आने के बाद मैडी की बहन सिंडी मैडी से बताती है कि पिछले रात को डेरिक की डेथ हो गई और डॉक्टर भी उसकी बेबी को नहीं बचा सके, जो जानकर मैडी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव शॉ मैडी से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने पर वो वापस से लौट जाते हैं। और यहाँ पुलिस तब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये सोचती है कि डेरिक हमेशा मैडी को मारता पीटता था और शायद इसीलिए मैडी ने ही डेरिक को मार डाला होगा। और फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब मैडी ठीक होकर अकेली ही अपने घर में रहने के लिए जाती है। तब रात होने के बाद ही स्ट्रीट लाइट सडनली फ्लिकर करने लगते हैं और मैडी जब बाहर झांकती है तो वो वहीं पर अंधेरे में किसी को अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए देखती है। इसलिए मैडी जल्दी जल्दी सारे खिड़की दरवाजे और पर्दे बंद करने लगती है, लेकिन एक दरवाज़ा खुला रह जाता है
तब एक बार उस दरवाजे को बंद करने के बाद भी वो दोबारा से खुल जाता है। तब ये सब कुछ देखकर मैडी डर के मारे अपने बेडरूम में छिप जाती है और दूसरे ही दिन बढ़िया लॉकिंग सिस्टम का इंतजाम करती है कि सिंडी भी घर के अंदर नहीं आ पाती और उसे खिड़की से आना पड़ता है। और मैडी तब सिंडी को उस दीवार को दिखाती है जिस पर डायरेक्ट ने उसका दर्द दे मारा था और हम देखते हैं कि उस दीवार की पुट्टी उखड़ गई थी। जो जानकर सिंडी को बहुत गुस्सा आता है डायरेक्ट पर, लेकिन मैडी इस बात से दुखी नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अपने बेबी को खोने से दुखी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भी कोई बायोलॉजिकल रिलेशन हो। लेकिन सिंडी ये समझ नहीं पाती, क्योंकि वो तो उसकी बहन थी, तो उसे बायोलॉजिकल रिलेशन की क्या ज़रूरत थी। और मैडी तब सिंडी को बताती है कि सिंडी के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था और वो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, जो जानकर सिंडी को भी झटका लग जाता है। फिर शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो लोगों को अंडरग्राउंड हिस्टोरिकल प्लेस का टूर कराती थी और वो उसी के जरिए पैसे कमाया करती थी। और लोगों के जाने के बाद तभी वहाँ पर एक अजीब डरावनी फिगर आकर उस पर अटैक कर देती है और फिर वो उसे एक जगह पर ले जाकर बांध कर रख देती है। और वो शख्स उसे रेडियो के जरिए कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि उसने इस दिन का कितने सालों से इंतज़ार किया है। और वो कहता है कि उसका पहला टारगेट डॉक्टर वीवर है। अब फिर हम डॉक्टर वीवर को देखते हैं, जिसे एक शख्स का कॉल आता है और वो कहता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। और ये बात सुनते ही डॉक्टर वीवर एक पेशेंट का फाइल निकालती है जिसमें एक बच्चे की फ़ोटो होती है और शायद वो ये समझ चुकी थी कि ये जो कोई भी है ये उसी केस से रिलेटेड है। और दूसरी तरफ हम मैडी को देखते हैं जो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोने जा रही थी, तो तभी वो अपने घर में किसी के दौड़ते हुए एक झलक को देखती है। तब वो फिर से ब्लीड करने लगती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर वीवर को देखने लगती है और उसी क्षण पूरी तरह से वो फ्रीज हो जाती है और उसके आसपास की सारी चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। और वो तब उसी डरावने फिगर को डॉक्टर वीवर को बुरी तरह से मारते हुए देखती है और फिर वो किलर डॉक्टर वीवर की ट्रॉफी से ही डॉक्टर वीवर को पूरी तरह से स्मैश करके मार डालता है। और ये सब कुछ विटनेस करने के बाद मैडी वापस से ठीक हो जाती है और उसके बाद वो खुद को अपने ही घर में पाती है। और फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शॉ और रेजिना मॉस डॉक्टर वीवर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस खूने ने जिस ट्रॉफी से डॉक्टर वीवर का मर्डर किया है उसका सिर्फ बेस वहाँ पर है, बाकी का हिस्सा वहाँ से गायब हो चुका है। शायद वो किलर अपने साथ में ले गया। और तब डिटेक्टिव शॉ को एक फोटो मिलता है जो डॉक्टर वीवर मरने से पहले देख रही थी और डिटेक्टिव शॉ तब उस फोटो के साथ डॉक्टर वीवर के सारे पेशेंट के जर्नल भी अपने गिरफ्त में कर लेता है उनकी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी तरफ वो मर्डरर डॉक्टर वीवर की ट्रॉफी को नुकीले शार्प हथियार में परिवर्तित कर देता है आगे के और मर्डर्स करने के लिए। और यहाँ मैडी सिडनी से बताती है कि उसने डॉक्टर वीवर के मर्डर को होते हुए देखा है, शायद विजन के जरिए। और डिटेक्टिव शॉ तब उस बच्चे के पिक्चर को अपने एक कॉलिग को दे देते हैं ताकि वो उस बच्चे की उम्र को 30 साल बढ़ा दे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो बच्ची अब कैसे दिखती है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर विक्टर फिल्स को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए भी होते हैं अपने साथी डॉक्टर वीवर के डेथ को लेकर। और जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं, मैडी खुद को उनके बगल में पड़ा हुआ पाती है और वो फिर से उस किलर को डॉक्टर विक्टर का मर्डर ब्रूटली करते हुए देखती है। और इस बार तो वो उसके फेस को भी देख लेती है और इसलिए मैडी दूसरे ही दिन सिडनी के साथ डिटेक्टिव शॉ को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जाती है। हालांकि पुलिस को मैडी की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बात मर्डर की थी तो उन्हें मैडी की बताई हुई जगह पर जाना ही पड़ता है। तब डिटेक्टिव शॉ और रेजिना मॉस जब वहाँ पर पहुँचते हैं वो डॉक्टर विक्टर को मरा हुआ पाते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। और दूसरे दिन मैडी उस किलर के एक स्केच के साथ पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाती है। और जब मैडी वॉशरूम जाती है, मैडी को उस किलर का फ़ोन आता है जो मैडी को एमिली नाम से बुलाता है और वो खुद का नाम गैब्रियल बताता है। और डिटेक्टिव शॉ को मैडी की फ़ोटो से पता चलता है कि मैडी डॉक्टर वीवर की पेशेंट थी जब वो 8 साल की थी। और दूसरी तरफ मैडी तब गैब्रियल के बारे में पता करने के लिए अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ तब उसके बर्थडे का वीडियो उसे दिखाती है जहाँ पर मैडी अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल से बात कर रही थी जो उसके सिवाय किसी और को नहीं दिख रहा था। और वो अक्सर उससे फ़ोन पर भी बातें किया करती थी और मैडी की कुछ बातों से उसके पेरेंट्स बिल्कुल डर जाते थे। और फिर वो सोचने लगे कि क्या पता सिडनी के आ जाने के बाद मैडी गैब्रियल को पूरी तरह से भूल जाए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। फिर शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर वीवर के फाइल्स खंगालने के दौरान डिटेक्टिव शॉ को एक पेन ड्राइव मिलता है जहाँ पर उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जिसमें 3 डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने मैडी का इलाज किया था। और उस वक्त 2 डॉक्टर्स का तो मर्डर हो चुका था
और तीसरा डॉक्टर डॉक्टर ग्रेगरी ही बचे थे। और ये बात शॉ समझ जाते हैं कि अगली बारी उन्हीं की है, और तब वो उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो मारे जा चुके थे। लेकिन उस वक्त मैडी वहीं पर थी और वो डिटेक्टिव शॉ को ये बताने की कोशिश करती है कि वो किलर वहीं पर मौजूद है, लेकिन डिटेक्टिव शॉ मैडी को कहीं भी नहीं देख पाते और उसी क्षण वो किलर डिटेक्टिव शॉ पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। तब डिटेक्टिव शॉ को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती है और तब उस किलर को अपनी जान बचाकर उस वक्त भागना पड़ जाता है। और हम जब उस किलर को देखते हैं तो वो किलर हमें बड़े अजीब तरीके से उल्टे पैर भागते हुए दिखाई देता है और उस वक्त शॉ और उस किलर के बीच में चूहे बिल्ली की दौड़ देखने को मिलती है। लेकिन वो किलर काफ़ी ज़्यादा तेज था और वो शॉ को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वो कहीं जाकर छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में शॉ मैडी से उसके बचपन की बातें पूछ रहा था कि वो बचपन में हॉस्पिटल में क्यों थी। तब मैडी को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं होती और इसीलिए वो लोग उसकी बचपन की मेमोरीज को अनलॉक कराने के लिए उसे एक साइकेट्रिस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं। और तब मैडी को पता चलता है कि उसका बर्थ नेम सचमुच में एमिली है और बचपन से ही गैब्रियल जितने भी बुरे काम किया करता था उसका इल्ज़ाम मैडी पर ही लगता था। और गैब्रियल ने तो एक बार उससे सिडनी को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म करवाने की कोशिश की थी, उसके माइंड को ट्रिक करके। और मैडी इससे बिल्कुल घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तब उस वक्त उसे होश में लाना पड़ जाता है और मैडी होश में आने के बाद तब ये बातें बताती है कि गैब्रियल चाहता था कि सिडनी जन्म न ले, क्योंकि सिडनी जब मैडी की ज़िंदगी में आ जाएगी तब मैडी उससे प्यार करने लगेगी और गैब्रियल को पूरी तरह से भूल जाएगी। और हुआ भी वही, मैडी गैब्रियल को पूरी तरह से भूल गई कि उसके दिमाग में उसकी कोई भी यादें नहीं है। और उसी वक्त जैसे ही पुलिस मैडी के घर से बाहर जा ही रही होती है, उसी वक्त वो किडनैप लेडी खुद को आज़ाद कर लेती है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है वो मैडी के एटिक से सीधा नीचे गिर जाती है। इसका मतलब वो किलर सीक्रेटली मैडी के एटिक में ही रह रहा था और वहीं पर उसने उस लेडी को भी रखा हुआ था। और अब ये सारे सबूत मैडी के खिलाफ जा रहे थे, वो हथियार, वो सूट, वो ग्लव्स, सब कुछ। और इसीलिए पुलिस तब मैडी को गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करने लगती है। और तभी गैब्रियल मैडी के फ़ोन पर कॉल करके पुलिस से बात करता है। तब डिटेक्टिव शॉ उससे पूछता है कि वो कौन है। तब गैब्रियल उनसे कहता है कि मैडी उसे अच्छी तरीके से जानती है और मैडी ने उसे डेविल का नाम दिया था। लेकिन फिर भी पुलिस को मैडी को ही सेल में डालना पड़ता है। और दूसरी ओर सिडनी मैडी के पास को जानने के लिए पहुंच जाती है एबेंडन सिमियन हॉस्पिटल में, जहां पर कोई भी नहीं रहता था, लेकिन सारे पेशेंट्स के डेटा वहीं पर मौजूद थे रिकॉर्ड रूम में। और वहीं पर से सिडनी को मैडी के बारे में काफ़ी सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स कैसेस मिलते हैं, जहाँ पर सिडनी और उसकी मॉम को ये पता चलता है कि मैडी की बर्थ मॉम सेरेना मै है और 15 वर्ष की आयु में ही उसका रेप हुआ था, जिसके कारण मैडी का जन्म हुआ था। लेकिन सेरेना के पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं अपनाना चाहते थे, इसलिए सेरेना ने उस बच्चे को डॉक्टर वीवर को सौंप दिया। और ये वही लेडी थी जिसे उस किलर ने यानी गैब्रियल ने किडनैप करके रखा हुआ था। और ये पुलिस को भी पता चल जाता है। और आगे सिडनी एक वीडियो में 8 साल की मैडी को देखती है, जहाँ पर मैडी डॉक्टर से बता रही है कि गैब्रियल उसे गलत चीज़ें करने के लिए बोलता है, जैसे कि मर्डर, और वो उसे ताकतवर भी बनाता है। और वो कहती है कि कभी कभार तो वो बोलता है, लेकिन कभी कभी उसे सिर्फ फीलिंग होती है कि वो क्या करवाने वाला है, और कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। और फिर हमें पता चलता है कि गैब्रियल और कोई नहीं बल्कि मैडी का ही एक पैरासिटिक ट्विंस ब्रदर है, जिसकी बॉडी हाफ फॉर्म्ड है और वो मैडी के बैक साइड से अटैच्ड है और उनका ब्रेन तो अलग अलग है लेकिन जुड़ा हुआ है। गैब्रियल का अपना शरीर पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वो मैडी के शरीर को यूज़ करता है अपना काम करवाने के लिए। और यहाँ पर गैब्रियल एक डोमिनेटिंग ब्रेन है और वो मैडी के ब्रेन सिग्नल्स को दबा देता है, जिससे मैडी हेलुसिनेट करने लगती है। और जब गैब्रियल मैडी की बॉडी को हाईजैक कर लेता है, उसके माइंड को ट्रिक करके, तब मैडी का ब्रेन सुन पड़ जाता है और तब वो फ्रीज होकर सिर्फ सब कुछ देखती है लेकिन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती। और उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही है, लेकिन असलियत में उसका माइंड एक प्रिज्म में कैद होता है। और जैसे ही गैब्रियल की कंट्रोल में मैडी की बॉडी आती है, वो बैकवर्ड चलने लगता है क्योंकि वो मैडी की बैक साइड पर था। तब उस वायलेंट हादसे के बाद, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, डॉक्टर वीवर डिसाइड करती है कि वो गैब्रियल को सेडेट करके उसकी हाफ फॉर्म बॉडी को मैडी की बॉडी से अलग कर देगी। तब सब कुछ तो अलग हो जाता है, लेकिन गैब्रियल के दिमाग को वो नहीं अलग कर पाते। तब डॉक्टर उसे मैडी की बॉडी के अंदर ही मेटल प्लेट लगाकर उसे सील कर देती है और वो तब तक शांत था,
लेकिन जैसे ही डेरिक ने मैडी के सर को दीवार से पटका, तब मैडी का वो सील ब्रेन पार्ट ओपन हो गया और गैब्रियल फिर से अपने अस्तित्व में आ गया। और अस्तित्व में आते ही उसने उन सारे डॉक्टर्स को खत्म कर डाला जिसने वो ऑपरेशन किया था। और दूसरी तरफ मैडी को सेल में उसके इनमेट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगते हैं। तब गैब्रियल वापस से अपने अस्तित्व में आ जाता है और वो मैडी के ब्रेन को चीरकर सब बाहर आ जाता है और मैडी की आंखें तब बंद हो जाती है। और गैब्रियल तब लॉकअप में बंद सारे इनमेट्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारकर ख़त्म कर डालता है। और एक गार्ड जब उन्हें बचाने के लिए लॉकअप के पास आता है, उस गार्ड को भी मार डालती है और लॉकअप की चाबी लेकर जेल से फरार हो जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पहुंच जाती है अपना हथियार, सूट, ग्लव्स वगैरह लेने के लिए। और सिडनी तब डिटेक्टिव शॉ को फ़ोन करके उसे सारी बातें बताती है कि गैब्रियल मैडी की बॉडी को यूज़ कर रहा है वो मर्डर्स करवाने के लिए। लेकिन शॉ उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और यहाँ पर गैब्रियल सारे वर्किंग कॉप्स को बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है और उससे तो डिटेक्टिव शॉ और रेजिना भी नहीं जीतते और ये एक्शन सीन तो देखने लायक था। और डिटेक्टिव शॉ जब मैडी को उल्टा चलते हुए देखता है, वो मजबूर हो जाता है सिडनी की बातों को मानने के लिए। और गैब्रियल जब सबको खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, डिटेक्टिव शॉ ये समझ चुका था कि गैब्रियल अब अपनी माँ को मारने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसकी जिम्मेदार उसकी माँ थी, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं अपनाया। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल में सिडनी भी मैडी की माँ के पास पहुँच चुकी थी और तब उसकी और गैब्रियल की मुलाकात रास्ते में ही हो जाती है। और गैब्रियल तब सिडनी को जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी की वजह से मैडी उसे भूल चुकी थी। लेकिन तभी गैब्रियल की माँ गैब्रियल से माफ़ी मांगने लगती है और गैब्रियल भी तब बिखरने लगता है और उसके हाथ तब रुक जाते हैं। लेकिन तभी शॉ आकर मैडी को शूट कर देता है सिडनी को बचाने के चक्कर में, लेकिन वो खुद को गैब्रियल के वार से नहीं बचा पाता। तब गुस्से में गैब्रियल सिडनी को मारने के लिए उसके ऊपर वो हॉस्पिटल बेड को ढकेल देता है, जिसके नीचे सिडनी पूरी तरह से दब जाती है। और वो तब सिडनी को शूट करने ही जा रहा था कि तभी सिडनी मैडी से बताती है कि गैब्रियल ने ही उसके सारे बेबीज को मारा है, क्योंकि इतने सालों से वो मैडी के फीटस पर फीड कर रहा था और वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। और वो तब मैडी को होश में आने के लिए बोलती है, लेकिन इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और गैब्रियल तब सिडनी को शूट करके उसे मार ही डालता है और साथ ही में सेरेना को भी। लेकिन ये तो सिर्फ गैब्रियल का एक हेलुसिनेशन था। जैसे गैब्रियल मैडी की बॉडी को कंट्रोल करता था और अब मैडी भी गैब्रियल के माइंड को ट्रिक करना सीख गई थी और गैब्रियल अब हेल्पलेस फील करने लगा था मैडी की ही तरह, क्योंकि अब मैडी ने उसके माइंड को प्रिजन में बंद कर दिया था। लेकिन तब भी गैब्रियल मैडी को धमकी देता है कि वो ज़्यादा दिन तक उसे वहाँ पर कैद करके नहीं रख पाएगी और एक दिन तो वो बाहर आ ही जाएगा। तब मैडी कहती है कि वो जिस दिन बाहर आएगा वो उसके लिए खुद को तैयार रखेगी। और यहाँ हॉस्पिटल में हम गैब्रियल को वापस से मैडी के सर के अंदर दफन होते हुए देखते हैं और तब मैडी सिडनी के ऊपर से वो हॉस्पिटल बेड उठाती है जो काफ़ी ज़्यादा भारी था, ये सोचकर कि जब गैब्रियल उसकी बॉडी को ऐसे यूज़ कर सकता है तो वो क्यों नहीं। और मैडी तब सिडनी से कहती है कि वो पूरी ज़िंदगी अपने ब्लड कनेक्शन को ढूंढती रही, लेकिन उनका रिश्ता तो ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर है और अब वो पूरी ज़िंदगी उससे एक बहन की तरह ही प्यार करेगी। और ये सब देखकर सेरेना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।